करेंगे विस्तार से, जहां भारत अब एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से विकसित भारत की मंजिल काफी नजदीक भी दिखाई देती है। 2014 के बाद 2026 में आज के इस दिन तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ऐसे कई मुकाम हासिल किए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में इस समय हो रही है। 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रचा था। लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे ने न सिर्फ एनडीए को सत्ता सौंपी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार भी दी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो उपलब्धियों की लंबी सूची है, जिन्होंने देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी। वहीं 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला और जनधन योजना के जरिए 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी बड़ा बदलाव नजर आया है, जहां 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इस बीच में हमने देखा कि आर्थिक सुधारों ने भी गति पकड़ी और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार का खासा जोर रहा। 57 करोड़ से अधिक लोगों को बिना गारंटी के ऋण मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें तो उसके तहत 74 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मदद पहुंची और अनुसूचित जाति और जनजातीय उद्यमों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया। इसका मतलब यह है कि समावेशी विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। खेती बाड़ी में सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए गए। किसान के क्षेत्र में देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि पहली बार देश में शुरू की गई। किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक पहुंचाई जा चुकी है, वो भी बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक खाते में। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना हुआ। रक्षा निर्यात, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, नेट इंपोर्टर था भारत, आज 38,400 करोड़ रुपए तक हम एक्सपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत ये कि आयकर छूट की सीमा अब बढ़ करके 13.25 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। बिल्कुल, इसके साथ ही अजय, अगर हम देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है और इसके तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा इस समय मिल रहा है देश में। और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। और बीते कल की भी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल भी अब आयुष्मान योजना से जुड़ चुका है। तो मोदी सरकार के 12 साल, जिसमें हमने देखा कि विकास के लिए, कल्याण के लिए कई सारे बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन पिछले 12 साल में अगर हम 12 फैसलों की बात करें तो वो भी काफी खास रहे हैं। अजय, मुझे लगता है कि इस सरकार की खासियत रही कृतिका की जब से सरकार आई है एक नया शब्द हमने सुना उसमें मिशन मोड कहते हैं जी। मुझे याद आता है 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उन्होंने जन धन योजना के नाम से एक बड़ा मिशन चलाया। दुनिया का सबसे बड़ा मिशन था। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि एक पुराने वित्त मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद जनता समझ जाएगी। जब हम लोग उनसे सवाल किया करते थे कि सभी लोगों का खाता कब तक खुलेगा, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर रिव्यू किया करते थे, तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है आज भी वो उनका बड़ा बयान, कि आपको हर जिले में वित्त मंत्री बनाना होगा अगर आपको बैंकों के खाते खोलने हैं। तो इतनी बड़ी बात की थी और बड़ी ही विश्वास के साथ उन्होंने कही थी। उसी तरह से पहली बार जब यूपीए की बात हुई थी संसद में, आपने देखा कि उसका मजाक उड़ाया गया कि किसके पास मोबाइल नहीं है, आप क्यों यूपीआई शुरू कर रहे हैं। पहले बेस तैयार किया गया, जनधन खाते, सभी के खाते खोले गए, मोबाइल को जनधन के साथ जोड़ा गया, जैम के साथ जोड़ा गया, वो ट्रिनिटी बनाई गई। तो पहले बुनियादी ढांचा और उसके बाद बड़े बड़े फैसले लिए गए जिनका अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इन 12 फैसलों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख तौर पर है जीएसटी, जिसको लागू किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर बनवाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक कानून, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जिनकी वजह से देश ने एक तेज रफ्तार पकड़ी है विकास के क्षेत्र में और हम लगातार इसमें अग्रसर भी हैं। उज्ज्वला योजना जिनमें से एक है, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन और इसके साथ ही अभी हाल ही में पिछले साल जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर। तो 12 साल में 12 बड़े फैसले, हालांकि ये 12 बड़े फैसले, इसके अलावा और कई सारे अहम फैसले लिए गए जिसने हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। दूसरा ही कहा आपने, और जीएसटी का आपने जिक्र किया, तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स कहा जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स साइड में रिफॉर्म्स किया गया और इसके लिए पुरानी सरकार ने 17 वर्षों तक लगातार बहस किया, चर्चाएं की, बहुत सारे रिपोर्ट सौंपे गए, लेकिन उसको जमीन पर नहीं उतारा गया। लेकिन मुझे याद आ रहा है, अभी भी शायद आपको याद होगा, जीएसटी जब लॉन्च किया गया था रात के 12 बजे, प्रणब मुखर्जी साहब थे
थे और उन्होंने प्रेस किया बटन और संसद में जिस तरह से आज़ादी का एक नया सूरज हमने देखा था, उसी तरह की एक आज़ादी, एक देश एक टैक्स हमने देखा। उसके बाद 370 जब हमने जिक्र किया कि एक देश एक संविधान, इस तरह से संपूर्ण देश को जोड़ने का भी जो काम किया इन योजनाओं ने किया। तो बुनियादी ढांचा एक तरह से मजबूत करना और उसके ऊपर कार्यक्रम बनाना और फिर समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए जन जन तक जो कल्याण की योजना है वो पहुंचाना और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और बिना किसी लीक के पहुंचाना, वही सरकार के सुशासन का सबसे बड़ा मंत्र है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर 12 साल की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में पूरे भारत की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई, क्योंकि भारत की तस्वीर इसके जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे खास तौर पर कि किस तरीके से बदलाव हमें देखने को मिला। एक्सप्रेसवे है और इसके साथ ही वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो इस समय पूरे देश में कई सारी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो समय और पैसे दोनों की बचत कर रही हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट, यूपीआई, चंद्रयान, राम मंदिर, बंदरगाह और नए और आधुनिक एयरपोर्ट, ये तमाम वो चीजें हैं जो तरक्की की एक अलग ही कहानी कहते हुए नजर आते हैं। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सुरेखा अब्दुरी हैदराबाद से, हरिकेश वाराणसी से, शब्बीर दार श्रीनगर से। चारों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका। बिल्कुल। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त शैलेंद्र का। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पिछले 12 साल की अगर हम बात करें, क्योंकि आप पॉलिटिकल कवर करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में बीजेपी और एनडीए का कद कितना बढ़ता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, लेकिन अगर पॉलिटिकल नजरिए से अगर हम देखें तो कितना कद बढ़ा है शैलेंद्र? देखिए, 2014 में जब प्रचंड जीत हासिल हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और उसके बाद आप देखें तो राज्य दर राज्य जो चुनावी सफलता मिली, आज पूरे उत्तर पूर्व में आप देखें तो बीजेपी और एनडीए की सरकार है। अगर आज आप पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ वो भी किला बीजेपी ने फतह कर लिया और प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में हासिल हुई है। जो जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, वहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी अब बीजेपी सत्ता में आई है। इस लिहाज से देखें तो राजनीतिक सफलता की एक बड़ी कहानी है। राज्य दर राज्य जहां सत्ता में बीजेपी वापस लौटती नजर आई है। गुजरात में तो हम जानते हैं लंबे समय से सत्ता में है, मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि 2017 से शैलेंद्र, ऐसा क्यों हुआ? उन वजहों का भी जिक्र कीजिए जिसकी वजह से ये सत्ता लगातार मिली और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए, आज उसी पर आ रहा था कि सबसे बड़ी इसकी वजह है गुड गवर्नेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। और जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, जब भी कोई चुनाव होता था तो उसे प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। यानी कैसे सरकार अगर बेहतर डिलीवरी करती है, आम जनता के लिए काम करती है, तो जो सरकार रहती है 5 साल, उसके पक्ष में एक लहर होती है। ये हमें बीते एक दशक में देखने को मिला है, जब राज्य दर राज्य बीजेपी एनडीए की सरकार सत्ता में वापस लौटी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात में तो हम देख रहे हैं 2 दशकों से वो कहानी दोहराई जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लंबे समय से वो कहानी दोहराई जा रही है। और इस वक्त अजय मैं खड़ा हूँ संसद भवन के ठीक सामने। हमारे पीछे जो संसद भवन है, नया संसद भवन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस संसद भवन की परिकल्पना की गई थी। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। तो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर हमारी भविष्य की जरूरतें हों, उन सब का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने आगे काम किया है। हम इस वक्त संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसके ठीक आप देखें सामने खड़े हैं। हमारे साथ बने रहिए। शब्बीर डार हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, अनुच्छेद 370 की बात करें, उसके बाद बुनियादी ढांचे में कितना बदलाव आप देखते हैं और जनता की तरफ से कैसे इन योजनाओं को समर्थन मिला है? जी बिल्कुल। अगर हम 10 साल की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, खासतौर कश्मीर, बहुत कुछ बदल गया है। आज के दिन की बात करें तो आज भी जोजिला टनल का जो आज वहाँ भी उसका जो वहाँ भी आज इनोवेशन हो रहा है, तो वो जोजिला भी अब लेह और कश्मीर भी कनेक्ट हो रहा है। तो कश्मीर की एक तस्वीर है कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी, यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन, यहाँ की जो एक इकोनॉमी रिवाइवल, टूरिज्म, इन सब चीज़ों में, इन सब क्षेत्रों में जहाँ पे जो है एक ऐतिहासिक चेंज आई, तब्दीली आ गई है इतने सालों में। हमने देखा है कि पिछले साल यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ गए हैं। भले ही कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन बीच में इधर उधर के रहे, लेकिन तब भी यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जेम्स, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस अब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हैं। इसी तरह जो गांव देहात जिनको सदियों से वहाँ पे पावर, बिजली या रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, आज के डेट में एलओसी के पास भी जो गांव है, जो लास्ट गांव हैं, वहाँ तक बिजली, वहाँ तक सड़कें, वहाँ तक जो है हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, हर गांव में इस वक्त आपके किसी दूर दराज गांव में जाएंगे तो यूपीआई से आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है। और ये कश्मीर जैसी प्लेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिस्ट कहीं से भी आते हैं और मेरे गुलमर्ग या सोनमर्ग या अहरबल के एरिया में वो अपने घूमने जाते हैं, तो वहां पे उनको अगर किसी कहीं पे ढाबे पे चाय पी के उनके पास कैश नहीं होगा तो वो यूपीआई से वहां पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल शब्बीर, ये तस्वीर है बदली हुई जम्मू और कश्मीर की। इसके साथ साथ हमने वंदे भारत देखी है, हमने रेल कनेक्टिविटी देखी है। बिल्कुल शब्बीर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला और इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आया। हमारे साथ में इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिकेश, अगर हम देखें तो पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो अब उत्तर प्रदेश का नाम भी उसमें शामिल हो चुका है। फिर चाहे हम बात प्रयागराज की करें, अयोध्या की करें, या फिर इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वाराणसी, काशी नगरी, वहां की बात करें। सबसे पहले अजय और कृतिका, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इसी से मैं शुरुआत करूंगा। यही उद्घोष है। और जब काशी के सांसद के रूप में जब नामांकन करने आए प्रधानमंत्री, तो काशी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। और उन्होंने दिया, जो आप अभी जिक्र कर रही हैं टूरिज्म के लिए, तो अजय खुद साक्षी रहे हैं जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा था, अजय कमेंट्री कर रहे थे। और जो भव्यता है, दिव्यता है, गंगा से लेके बाबा विश्वनाथ तक की जो दूरी थी, उसको प्रधानमंत्री ने, यहाँ के सांसद ने कम की। और जब से बाबा विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ है, दिव्यता मिली है, भव्यता मिली है, लगातार करोड़ों की संख्या में हर साल यहाँ पर पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा जो आप अजय सवाल पूछ रहे थे शैलेंद्र से कि क्या वजह है कि सभी जो प्रदेश हैं जिनमें भाजपा की सरकार बनती जा रही है या लगातार कई वर्षों से है, तो एक ही चेहरा है और वह है काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का। जो उन्होंने जो कह रहे थे शैलेंद्र, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि डिलीवर किया, गुड गवर्नेंस दिया, और जो विश्वसनीयता है उनके चेहरे की वह बनी रही। और लगातार जो सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, वो मैसेज जमीनी स्तर पर पहुंचा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया, पार्टी ने पहुंचाया, संगठन ने पहुंचाया, और जो सरकारें बनी जिन प्रदेशों में या केंद्र में जो सरकार है उसने भी पहुंचाया। तो ये जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो कृतिका आपने मुझसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आ रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, तो जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो प्रदेश सरकार है वह भी किस तरह से डिलीवर कर रही है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और सबसे पहले शुरुआत चूंकि काशी विश्वनाथ धाम में हुई, जिसका इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना, जो सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता था, वो दिव्य भव्यता, स्वच्छता भी, क्योंकि स्वच्छता की शुरुआत भी बिल्कुल हरिकेश, आपने सही कहा कि विकास के साथ साथ विरासत उसको संजोना और संपूर्ण विश्व तक लेकर के जाना, चाहे वो G20 के जरिए हो या इस वक्त ब्रिक्स के जरिए बहुत सारे जो समिट्स हैं वो देश के कोने कोने में हो रहे हैं। चलते हैं दक्षिण की तरफ, हैदराबाद में हमारे सहयोगी सुरेखा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेखा, जिस तरह से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहते हैं और भारत भी चाहता है कि हम विकसित राष्ट्र बने। दक्षिण के राज्यों की एक हम आवाज आपके जरिए समझना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को विकसित भारत की इस यात्रा में साथ पाते हैं और आगे की दिशा कैसे देखते हैं आप लोग दक्षिण के क्षेत्र में, अगर हम बात करें वहां पर विकास की। जी हाँ, और जैसे आपने वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी की जो बात कही है, मैं जाहिर तौर पर ये कहना चाहूँगी, ये 1 ट्रिलियन की इकॉनमी को लेकर
हर राज्य इस वक्त कह सकते हैं कि उसी रेस में है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटका हो या फिर दक्षिण भारत का कोई राज्य। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने 12 जो है बड़े बड़े कार्यक्रम जो गिनाए आपने कि किस तरीके से जो है उन पर अमल किया गया और उसको लेकर कैसे प्लानिंग की गई, तो मैं सिर्फ आपको एक कह सकती हूँ कि उदाहरण के तौर पर सिर्फ तेलंगाना का राज्य जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ हैदराबाद में, वही के आपको गिना सकती हूँ कि कितने ज्यादा बदलाव जो है वो किए गए हैं। चाहे वो रेलवे के सेक्टर में हो, 50,000 करोड़ से ज्यादा का जो है पैसा तेलंगाना के लिए दिया गया है, जिनमें से 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के लिए रीडेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, जो बता रहा है कि हम सिर्फ एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे जिले हैं वहां तक के लिए किस तरीके से मार्ग को सुगम किया जाना चाहिए और वहां की जो रेलवेज हैं, वहां की जो रेलवे स्टेशन हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं कि कितनी ज्यादा जो है इस वक्त में पूरे विश्व भर में किस तरह के हालात है, और ऐसे में रामगुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को जो है वापस उस पर काम करना, ये कितनी बड़ी बात है। जब हम बात करते हैं विकास की और साथ ही में अपने धरोहर को संजोह रखने की, तो हमें ये भी बात करनी होगी कि तेलंगाना के वारंगल में ही जो है किस तरीके से हैंडलूम्स को लेकर तवज्जो देते हुए वहां के लिए पार्क बन रहा है। और जब हम बात करते हैं विकास की, तो हमें ये भी बात करना होगा कि हैदराबाद IT हब के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। यहाँ पर स्टार्टअप्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो बता रहा है कि यहाँ पर जब हम बात भारत की करते हैं तो हर राज्य को चमकना होगा, और जब हर राज्य रंग बिरंगे रंगों से चमकेगा तब भारत जाहिर तौर पर जो है विश्व के पटल पर बहुत ही ज्यादा अलग रंग बिरंगा उभर कर आएगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो ये वो छोटी चीजें हैं जो बताती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव हुए, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद विकास के बारे में बात होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो है चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है, पूरे राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किस तरीके से अमल हुए जा रहे हैं। क्योंकि रामेश्वरम की हम बात करते हैं, हम कर्नाटका की बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले उन्होंने दौरा किया, तो एक राज्य तक के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं जब भारत का हूं तो पूरे भारत मेरा है, और पूरे भारत में जो है उनके जितने भी कार्यक्रम हैं या फिर जितने प्रोजेक्ट है, जितने विकास के कार्यक्रम है, सब पूरे देश भर में होने चाहिए। घर घर जब विकास करेगा जी सुरेखा, और इसीलिए जो दूरियां हैं वो घटी हैं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए दूरियां भी घटी हैं। दिल्ली दूर नजर नहीं आता, और हैदराबाद हम लोगों को विकास इतना हुआ बुनियादी ढांचे का कि आप 2 से 3 घंटे में किसी भी राज्य के कोने में पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा जी आपका, शब्बीर डार जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह काशी से जुड़ने के लिए शुक्रिया, और शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से इस अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछले 12 साल में काफी विकास हमें देखने को मिला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि जब हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा अपने क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र विकसित होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी इस लक्ष्य को बहुत अच्छी बात याद दिलाई। उन्होंने सिर्फ विकास की बात नहीं, उन्होंने हर नागरिक के कंट्रीब्यूशन की बात की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को, जो हम लोग कभी, जैसे मुझे ये बात याद नहीं थी कि हर नागरिक को कंट्रीब्यूट करना है, और बार बार वो अपील करते रहे, और बार बार याद दिलाना इस देश को कि नहीं बहुत बहुत ज़रूरी है, बार बार याद दिलाना कि सफाई बहुत ज़रूरी है, बार बार याद दिलाना कि भाई महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो चर्चा लगातार जारी है और बहुत सारे और कहानियां हैं जो नया सवेरा में हमें आप तक पहुंचानी है।